डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का अगर हम लोग बेस देखें तो VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट बोलते हैं, वो इसका बेस है। क्योंकि अगर हम लोग एक ह्यूमन का डीएनए को कोड करने जाएं तो ये 2.2 मीटर लंबा होता है और इसमें बहुत सारे बेसेस के सीक्वेंस हैं। तो इससे बचने के लिए एक कंसेप्ट आता है कि 99.9% डीएनए जो है वो हमारे पूरे पॉपुलेशन में सेम होता है। 0.1% ही जो है वो डिफर करता है और वो हमको यूनिक बना देता है। 2 भाई में भी हमको अलग बना देता है, यूनिक बना देता है। तो हम लोग चाहें तो 0.1% को कोड कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको कोड करने गए तो पता चला इसमें भी बहुत ज़्यादा ही बेसेस है। 3 × 10⁻6 बेसेस है और इसको भी कोड करना बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत खर्चीला प्रोसेस है। इससे बचने के लिए क्या किया कि 0.1% जो हमारा है, जो 0.1% जो हमारा डीएनए जो कि अलग है, उसको हमने क्या किया कि एक सेंट्रीफ्यूगेशन किया और सेंट्रीफ्यूगेशन में 2 पीक बना, एक बड़ा पीक बना, एक छोटा पीक बना। बड़ा पीक जो है वो क्या है, नॉर्मल डीएनए का है, जबकि छोटा पीक जो है वो क्या है, तो वो सैटेलाइट का है। और ये सैटेलाइट में 2 फिर कैटेगरी है, एक है मिनी सैटेलाइट, एक है माइक्रो सैटेलाइट। हम जो पढ़ रहे वो मिनी सैटेलाइट का VNTR जो है वो एक पार्ट है। इन जनरल अगर हम बात करें VNTR क्या है, तो VNTR जो है वो मतलब सीक्वेंस का, बेसिस का सीक्वेंस है जो कि खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। ये कितना बार रिपीट करता है ये फिक्स नहीं है, इसीलिए इसका नाम है वेरिएबल नंबर। वेरिएबल नंबर में ये खुद को रिपीट करते हैं। टैंडम का मतलब होता है एक लाइन में ये खुद को रिपीट करते हैं, लेकिन कितने बार रिपीट करते हैं ये किसी को पता नहीं है ये, इसलिए इसका नाम है VNTR बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। अब हम लोग चलेंगे हिस्ट्री पे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हिस्ट्री का बात करें तो लाभ, जिसको कि हिंदी में लाभ कहते हैं, इंग्लिश में प्रॉफिट कह सकते हैं ना, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं ट्रिक से। लाभ का मतलब क्या है, लालजीत सिंह, अलग जैफरी और VK कश्यप। अलग जैफरी जो थे वो क्या थे, फॉरेनर थे। लालजीत सिंह और VK कश्यप जो थे वो हमारे इंडियन थे। हमको जो पढ़ना है वो मेनली पढ़ना है किसका, तो अलग जैफरी का पढ़ना है। और इनका अगर हम लोग प्रोसेस का बात करें तो ये यूज किए थे प्रोब। प्रोब क्या है, तो प्रोब सिंगल स्टैंडर्ड होता है, या डीएनए या आरएनए दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये प्रोब यूज किए थे और इसका एक खास बात क्या था कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म था। यूजुअली प्रोब में पॉलीमॉर्फिज्म आज भी होता है ना। पॉलीमॉर्फिज्म का ऐसे तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है क्या। तो जिसमें वही नंबर ऑफ रिपीटेशंस बहुत ज़्यादा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। तो ये प्रोब यूज किए थे अलग जैफरी, जिसमें कि पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज़्यादा था और ये क्या था, रेडियो एक्टिव था। इसको उन्होंने नाम दिया VNTR, मतलब बोले तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर क्योंकि नंबर फिक्स नहीं है तो इसका जो साइज़ है वो वैरी करता है, इसका जो साइज़ है वो वैरी करता है। और ये कितना वैरी करता है उसको एक NCERT में डेटा है कि 0.1 KB से लेके 20 KB तक ये वैरी कर सकता है। KB का मतलब क्या होता है, तो किलो बेस होता है। अगर हम लोग इसको मतलब डिजिट में देखें तो ये 1000 होता है। तो 0.1 × 1000 और 20 × 1000 कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ तक बेस का जो सीक्वेंस जो है बेसिस में कितना ये वैरी करेगा। 0.1 KB से 20 KB, KB का मतलब हुआ 1000। टेक्निक जो उन्होंने यूज किया, किसने, अलग जैफरी ने, वो यूज किया था 2-3 टेक्निक इसमें है। सदर्न ब्लोट, हाइब्रिडाइजेशन। सदर्न ब्लोट एक टेक्निक है, हाइब्रिडाइजेशन एक टेक्निक है, और रेडियो लेबल्ड VNTR, ये रेडियो लेबल्ड VNTR को प्रोब की तरह यूज किया था। ये एक मतलब कि एक टेक्निक है। तो 2-3 टेक्निक का इसमें यूज हुआ था। अब हम लोग पूरा प्रोसेस को देखेंगे। पहला जो सबसे पहले काम करेंगे क्या कि जहाँ पे भी क्राइम हुआ है, जो भी क्राइम सीन है, वहाँ से हम लोग आइसोलेट करेंगे डीएनए को। वहाँ से जो भी सैंपल मिला, ब्लड सैंपल, हेयर फॉलिकल, स्किन स्पर्म, जो भी मिला, उससे हम लोग क्या करेंगे कि डीएनए को निकालेंगे। अब डीएनए को कैसे निकालेंगे ये डिटेल में हमको पढ़ना है बायोटेक में, अभी इसको स्किप करेंगे, है ना। इन जनरल अगर हम छोटा में देखें, ब्रीफ में अगर हम लोग देखें तो बाहर से जो वॉल मिलेगा उसको तोड़ते चल जाएंगे, डीएनए मिल जाएगा। अगर प्लांट का है तो बाहर में सेल वाल मिला, सेलुलोज से तोड़ दिए। उसके बाद मिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिपिड और प्रोटीएज, लिपिड प्रोटीन से इसको तोड़ दिए। फिर मिला क्या, डीएनए मिला, और उसको फिर स्पूलिंग और भी केमिकल का यूज करके, अल्कोहल का यूज करके उसको हम लोग फाइनली निकाल लेते हैं डीएनए को हमने निकाला। उसके बाद क्या करेंगे कि इस पर डालेंगे RE। डीएनए का जो सैंपल है उसको हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में काट लेंगे। तो RE डालेंगे। RE का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये कहीं से भी नहीं काटेगा, इसका कुछ सीक्वेंस फिक्स होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ उल्टा सीधा एक समान, मतलब कि लेफ्ट से पढ़े या राइट से पढ़े वो बात बराबर होना चाहिए, जैसे कि मलयालम। अब ये जो है वो काटता है, RE जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस अपने हिसाब से काटता है। इसको ये मतलब नहीं है कि हमारे डीएनए के साथ क्या होगा, जिसके कारण एक्चुअली होता क्या है कि हमारा जो डीएनए है वो नॉन यूनिफॉर्म रह जाता है, मतलब कि यूनिफॉर्म नहीं रह जाता, कोई बड़ा कट गया कोई छोटा कट गया। और जब डीएनए ही बड़ा छोटा कटेगा तो हमारे VNTR भी क्या है कि बड़ा छोटा हो जाता है। इससे निपटने के लिए हम लोग अगला प्रोसेस करते बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। इसमें क्या है कि हम लोग पावर देते हैं एनोड पर, पॉजिटिव चार्ज पर पावर देते हैं। डीएनए खुद निगेटिव चार्ज है, तो जो छोटा है वो सबसे आगे चला जाता है। मतलब कहना का कि ये असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि मतलब असेंडिंग ऑर्डर में खुद को ये अरेंज कर लेता है डीएनए। अगला है सदर्न ब्लोटिंग।
जेल जो होता है वो काफ़ी नाजुक होता है, वो टूट सकता है, इसलिए सदन ब्लोटिंग करते हैं। सदन ब्लोटिंग में नाइलॉन मेम्ब्रेन का यूज करते हैं। और ये जो जेल पर जो डीएनए था उसको हम लोग एक मेम्ब्रेन पर ले आते हैं, उसमें नाइलॉन मेम्ब्रेन यूज होता है, इसी को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अगला जो प्रोसेस है वो है मेन प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं, तो इस अगला जो प्रोसेस वो है मेन प्रोसेस, इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि हाइब्रिड का मतलब ही क्या होता है कि दो अलग अलग चीज़ें जब मिक्स हो तो प्रोब इसमें डालेंगे। प्रोब अभी हमने देख लिया है कि प्रोब क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए होता है, वो रेडियो एक्टिव होता है। और एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो है वो बीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ये खुद से बनाया जाता है। ये क्या होता है, खुद से बनाया जाता है, सिंथेटिकली मेड होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जाता है। किसके, बीएनटीआर के कॉम्प्लीमेंट्री बनाया जाता है ताकि ये जाकर उस पर चिपक सके। अगला जो प्रोसेस है वो क्या है, ऑटो रेडियोग्राफी। इसमें एक्सरे का यूज होता है, या एक्सरे लाइट या तो एक्सरे फिल्म, दोनों में से कुछ भी यूज होता है। एक्सरे प्लेट या एक्सरे फिल्म उसी को कहते हैं, दोनों का कोई भी यूज होगा। और ऑटो रेडियोग्राफी। अब हम लोग पूरा प्रोसेस को डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आइसोलेशन हम लोग करेंगे। जो भी क्राइम सीन है वहाँ हम लोग जाएंगे, वहाँ से ब्लड सैंपल या जो भी उसको कलेक्ट करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, उससे डीएनए निकालेंगे। अब क्या है कि जब हमने डीएनए निकाल लिया तो कभी कभी क्या होता है कि डीएनए का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा कम होता है, मतलब कि उसमें जो है परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। उस केस में एक और प्रोसेस होता है, उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। उसका जो डीएनए का अमाउंट कम है उसको हम लोग ज़्यादा कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं पीसीआर, बोले तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये हम लोग आगे फिर से वही बायोटेक में पढ़ेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, और इससे एम्पलीफाई कर लेंगे हम लोग डीएनए को। अब सफिशिएंट अमाउंट है डीएनए का, अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा प्रोसेस क्या, अभी हमने देखा कि डीएनए को अब हम लोग काटेंगे, छोटे छोटे टुकड़े में काटेंगे। ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आरई डालेंगे, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के हिसाब से काटेगा, नॉन यूनिफॉर्म रह जाएगा हमारे डीएनए, छोटा बड़ा कट जाएगा। इससे निपटने के लिए करेंगे जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में एक पूरा सिस्टम है, उसमें एक चार्ज है, एनोड होता निगेटिव भी है ना, तब तो ये सर्किट जो है वो कंप्लीट होगा। तो एनोड है और उसमें क्या है, सीब है, मतलब कि पतला पतला पाइप लगा हुआ है। उस पतले पतले सीब में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डीएनए यहाँ से निकाले हैं उसको डाल देंगे और जब पावर देंगे। इसमें यूज किसका होता है, तो इसमें जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में जो है वो यूज होता है। अभी हमने देखा कि अगर वो जेल का यूज होता है, एक जेल है जिसका यूज होता है, पावर जब देंगे तो जो छोटा है, डीएनए कैसा है, खुद नेगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो छोटा है वो काफ़ी स्पीड से सबसे आगे चला जाएगा, जो थोड़ा बड़ा है वो बीच में, जो सबसे बड़ा है वो सबसे लास्ट में। तो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में खुद को ये अरेंज कर लेगा। आगे चलेंगे तो क्या करेंगे, अब ये जेल जो होता है वो काफ़ी नाजुक होता है, वो टूट सकता है। इसके लिए क्या करेंगे कि इसको एक प्लेट पर, एक मेम्ब्रेन पर, एक जो कागज़ है ऐसा कह सकते हैं कि उस पर हम लोग इसको ले आएंगे, छाप देंगे इस कागज़ पर। इसको बोलते क्या, सदन ब्लोटिंग, क्योंकि सदन जो है ना ये साइंटिस्ट का नाम है और इसी के नाम पर ये प्रोसेस का नाम रखा गया सदन ब्लोटिंग। सदन ब्लोटिंग में जो पेपर यूज किया जाता है वो नाइलॉन मेम्ब्रेन होता है, जो मेम्ब्रेन यूज होता है वो नाइलॉन मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात क्या है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब डिटेल में नहीं दिया हुआ है, तो वो क्या है कि अभी तक अगर हम ध्यान से देखें तो हमने डीएनए को आइसोलेट किया, उसको काटा पीटा है ना, उसको अरेंज किया और एक मेम्ब्रेन पर ले आए, लेकिन ये सारा हो रहा है क्या, तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही है। लेकिन अगर हम लोग ऐसा करेंगे ना तो ये पूरा प्रोसेस जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ये जो पूरा प्रोसेस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि हम लोग यूज करने वाले हैं बीएनटीआर। बीएनटीआर हम लोग पढ़ें कि वो खुद सिंगल स्टैंडर्ड है, उसको चिपकने के लिए चाहिए कि अगला जो हो वो खुद भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हो, तब जाकर वो उस पर चिपकेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों का जुड़ेगा और वो डबल स्टैंडर्ड बनाएगा। लेकिन अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं उसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, तो इस पर कैसे जाकर चिपकेगा, है ना, ये खुद इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो वो जगह ही नहीं देगा बीएनटीआर को खुद पे जोड़ने के लिए। तो इसमें हमको क्या करना है कि हम लोग अभी ध्यान से देखेंगे कि ये जो नाइलॉन मेम्ब्रेन पर जो हम लोग लाए हैं, यहाँ तक लाने में वो जो डीएनए है, ये जो डीएनए है इसको हमको सिंगल स्टैंड कर ही लेना है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से स्टेप पे आप ये जो डबल स्टैंडर्ड है उसको आप तोड़ के सिंगल स्टैंड कर रहे हैं। इसमें यूज क्या होगा, तो एल्केलाइन मीडियम। हम लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर डीनेचर हो जाएगा डीएनए, है ना, एसिडिक मीडियम या एल्केलाइन मीडियम पर जो है वो डीनेचर हो जाता है। हम लोग जो यूज करेंगे वो क्या है, एल्केलाइन मीडियम डालेंगे और इस डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंड हो जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे कि अब ये कहाँ पर करते हैं, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस वाला है जिसमें कि असेंडिंग ऑर्डर में ये खुद को अरेंज करेगा, उससे पहले ही क्या कहते हैं कि इसी में एल्केलाइन मीडियम डाल दिए, तो एक जो स्टैंड है दोनों स्टैंड अलग हो गया और
एक जो सिंगल स्टैंड निकला उसको हमने क्या किया, अरेंज कर लिया। आगे बढ़ेंगे, अब क्या है कि यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन कुछ लोग क्या है कि जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में ना करके जेल यहाँ पे करते हैं, मतलब कि सदर्न ब्लोटिंग में। जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस में वैसे डबल स्टैंडर्ड कर लिया, और जब ये यहाँ पहुँचे मतलब कि सदर्न ब्लोटिंग में नायलॉन मेम्ब्रेन वाले में, तब वो क्या करते हैं कि इसमें एल्केलाइन मीडियम डाला और एक ही सिंगल स्टैंड, एक स्टैंड को एक बार में क्या किया कि यहाँ पर प्रॉपर ले आए, एक को यहाँ पर प्रॉपर ले आए, ठीक ना। तो क्रक्स क्या है कि प्रोब पर लाते लाते सिंगल स्टैंड कर ही देना है। अब वो कहाँ पर करते हैं ये डिपेंड करता है, कहीं भी आप कर सकते हैं। अगला जो प्रोसेस है वो क्या है कि अब सिंगल स्टैंड आ चुका है, अब होगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि दोनों मिलेगा। कौन दोनों मिलेगा, तो एक तो हमारा जो ये है सस्पेक्ट वाला जो है, मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ करें क्राइम सीन वाला। तो एक तो हमारा क्राइम सीन वाला और दूसरा हम जो प्रोब तैयार करते हैं। प्रोब क्या है, तो सिंगल स्टैंड डीएनए या आरएनए है, और ये कॉम्प्लीमेंट्री है किसके, जो हमको मिला है क्राइम सीन से, या जो सस्पेक्ट का है जो भी है उसका सैंपल जो भी है उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इसको इस ढंग से तैयार ही किया जाता है। दोनों को डाल देंगे, है ना। प्रोब को यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे, प्रोसेस को बोलेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन। अब प्रोब जब इंसर्ट हो गया तो वो दिखेगा नहीं हमको, है ना। हमने प्रोब डाल दिया ढेर सारा, हमको जो लगा कि जो प्रोबेबल है वो प्रोब हमने बनाकर डाल दिया। अब ये मैच किया कि नहीं किया वो हमको नॉर्मली मतलब कि आंखों से नहीं दिखेगा। तो इस पर क्या करेंगे हम लोग कि एक्सरे डालते हैं, या तो इसको एक्सरे फिल्म पर ट्रांसफ़र कर लो या तो एक्सरे लाइट डाल लो, मतलब एक्सरे का यूज करना है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो ये जो हमारा प्रोब था हमने अभी देखा पहले ही कि ये क्या रेडियो एक्टिव है। तो जब एक्सरे पड़ेगा तो ये जहाँ जहाँ चमकेगा, जहाँ जहाँ ये डार्क बैंड की तरह दिखेगा, मतलब है कि वहाँ वहाँ ये प्रोब जाकर कॉम्प्लीमेंट्री है उसका, उस क्रोमोजोम का या उस डीएनए का क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है और वहाँ जाकर ये चिपक गया है। बाकी जगह नहीं चिपका है तो वो डार्क बैंड की तरह नहीं दिखेगा। अब हम लोग इसको ही समझते हैं कि ये कहाँ चिपकेगा, है ना। हमने क्या बोला कि जो हम लोग प्रोब बनाते हैं या जो लेबोरेटरियन जो प्रोब जो बनाएगा वो इसको इस ढंग से बनाता है ताकि ये मतलब जो हमारा सैंपल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है। अब हम लोग मानते हैं कि 3 लोग हैं, है ना। 3 हमारे पास सैंपल है। एक है हमारे पास सैंपल कौन सा, क्राइम सीन का। दूसरा हमारे पास जो सैंपल है वो किसका है, सस्पेक्ट ए का है। 2 मान लेते हैं कि सस्पेक्ट है ना, कि 2 पे हमको शक है। एक ए है एक बी है, सस्पेक्ट ए और सस्पेक्ट बी, ठीक है। अब हम लोग प्रोब इस ढंग से बनाते हैं, मतलब कि जो प्रोबेबल हो, मतलब कि टेक्नीशियन जो है या लेबोरेटरियन जो है उसको जो लगता है कि प्रोबेबल जो भी हो सकता है वो बनाता है प्रोब, ठीक है। तो उसने मान लेते हैं कि प्रोब जो बनाया वो है TAG है। अगर हम लोग देखें तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, सिंगल स्टैंडर्ड है, और हमारे पास जो सैंपल है वो कुछ ऐसा है। अब वो क्या करेगा कि सैंपल में डालेगा, ये प्रोसेस पूरा प्रोसेस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस है, वो डालेगा। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जो क्राइम सीन वाला जो हमारे पास सैंपल है उसमें जो VNTR है, टेंडम रिपीट है ना वेरिएबल नंबर का, तो इसमें 6 बार रिपीट है। जो सस्पेक्ट ए है उसमें 2 बार रिपीट है, और जो सस्पेक्ट बी है उसमें भी 6 बार रिपीट है, ठीक है। तो ये TAG जो ये बनाया है वो कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, ऐसा और भी बनाया होगा, है ना। लेकिन जो TAG जो है उसको प्रोबेबल लगा, वो इसमें डालकर जब देखा तो ये जाकर चिपक गया, है ना। ATC जो है वो है क्या, ये बार बार रिपीट हो रहा है। VNTR में हमने देखा ना कि सीक्वेंस रिपीट होता है, तो ATC जो है वो रिपीट हो रहा है, और क्राइम सीन में 6 बार रिपीट हो रहा है। तो TAG जब डाला तो वो जाकर कॉम्प्लीमेंट्री, वो जाकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा और चिपक गया, इसमें भी चिपक गया और इसमें भी चिपक गया। और जब एक्सरे डालेंगे, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी, तो जब एक्सरे डालेंगे तो ये साफ साफ दिखेगा कि यहाँ पे 6 डार्क बैंड बन रहा है। क्यों, क्योंकि 6 जगह जाकर ये जो है हमारा प्रोब वो चिपका है, किसमें, क्राइम सीन वाले में। सस्पेक्ट ए में 2 बार चिपका है, और सस्पेक्ट बी में जो है वो 6 बार चिपका है। मतलब साफ है कि बी जो है वही क्या है कि क्रिमिनल है, इससे पता चल जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि डार्क बैंड वहीं पे बनेगा जहाँ पर कि जाके हमारा प्रोब चिपकेगा, क्योंकि रेडियो एक्टिव वही है। इसमें नहीं था VNTR जो है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, इसमें 2 ही बार रिपीट हुआ, तो 2 जगह ही चिपका। इसमें 6 बार, क्योंकि ये क्रिमिनल था, इसी का ये सैंपल था, तो ये दोनों मैच हो गया और यहाँ से हमको पता चल गया कि क्या है। अच्छा, अब क्या है कि ये जो हमने पूरा देखा, ये क्या है कि एक क्रोमोजोम का हमने देखा है ना।
एक किसी क्रोमोजोम का VNTR हमने लिया है समझने के लिए। NCERT में जो दिया है वो 3 क्रोमोजोम का दिया है। तो हम लोग उतना कॉम्प्लेक्स पे जाएं उससे पहले एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं कि एक क्रोमोजोम का ऐसा VNTR है। एक क्रोमोजोम हमने लिया और उसको हमने स्टडी किया तो पता चला ऐसा था, 6 बार रिपीट हो रहा था, वो मैच कर गया। अब हम लोग चलते किस पे, तो NCERT पे, उसमें 3 क्रोमोजोम का दिया है ना। उसमें कुछ ऐसा दिया है 3 क्रोमोजोम का कि 3 क्रोमोजोम और मदर फादर दोनों का। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा था कि हमने जो प्रोसेस पढ़ा है उसमें देखा है कि हम क्या करते हैं कि इसमें DNA को यहाँ तोड़ लेते हैं, नायलॉन मेम्ब्रेन तक लाते लाते हम लोग क्या करते हैं कि इसको सिंगल स्टैंडर्ड बना लेते हैं, इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। लेकिन जो NCERT में दिया है उसमें क्या है कि एक मदर का दिया है, एक फादर का दिया है। तो ये जो हम प्रोसेस अभी किए एक क्रोमोजोम वाला, इसमें क्या था, कोई एक DNA मतलब कि एक स्टैंड का हमने किया था। तो इस तरह मान लेते कि ये अगर फादर का है तो इस तरह मदर का भी होगा। तो दोनों को मिला कर दिया हुआ है किसमें, NCERT में। तो ये क्या है कि NCERT में जो दिया है कि ये क्राइम सीन का है क्या, VNTR, ये सस्पेक्ट A है, ये सस्पेक्ट B है। ऐसे तो कोई भी देखकर बता देगा है ना कि ये वाला जो है B के साथ मैच कर रहा है। अगर इसको और इसको ध्यान से देखें तो ये मिल जाएगा कि A जो है वो ये जो क्राइम सीन का है वो B के साथ मैच कर रहा है। लेकिन एक्चुअली इसका अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जैसे ये एक क्रोमोजोम का हमने देखा था कि एक क्रोमोजोम में इतना VNTR था ना, एक क्रोमोजोम में 6 बार VNTR था। तो उसी तरह यहाँ जो क्राइम सीन है उस पर क्या है कि 3 क्रोमोजोम है। अब 3 क्रोमोजोम पर नंबर ऑफ VNTR भी अलग अलग है। मान लेते हैं कि यहाँ जो ATC है ये 6 बार रिपीट किया है, तो यहाँ जो है वो 3 क्रोमोजोम का है। 3 क्रोमोजोम का भी 2-2 है, मतलब एक फादर का है ऊपर वाला और नीचे वाला जो है ये मदर का। ठीक उसी तरह ये पीला वाला ऊपर वाला फादर का है, ये है मदर का। ब्लू वाला ऊपर वाला फादर का, ये है मदर का। ये हमने किसी एक स्ट्रैंड DNA का बनाया था। ये जो NCERT में ये 2 स्ट्रैंड DNA का है, एक ऊपर वाला फादर का और एक नीचे वाला मदर का। इसी को ये जैसा बना है, एक मान लेते हैं ये फादर का बना है। तो ठीक इसी तरह एक बार अगर हम पूरा प्रोसेस रिपीट करें वो वाले स्टैंड के साथ जो कि हमने बीच रास्ते में यहाँ छोड़ दिया था सिंगल स्टैंड के टाइम, तो वो भी एक ऐसा कुछ बनाएगा। उसका जो भी हो वो डिफ़र करेगा, है ना, वो ऐसा नहीं होगा लेकिन ऐसा सैंपल होगा, उसमें रिपीट जितना बार हो जाए। तो यहाँ दोनों दिया है, फादर का भी दिया है और मदर का भी दिया है, मतलब दोनों स्टैंड को एनालाइज किया अलग अलग और उसका रीडिंग यहाँ एक साथ दे दिया। क्रोमोजोम 7 में देखते हैं तो क्रोमोजोम 7 में जो फादर का जो है VNTR टेंडम रिपीट का जो नंबर है वो 11 है और जो मदर का है वो 9 से 10 के बीच में कुछ है। ठीक है, ये क्रोमोजोम नंबर 7 का है। उसी तरह क्रोमोजोम नंबर 2 पे जो है, क्रोमोजोम नंबर 2 पर जो है वो क्या है, फादर का तो कितना है 8 और 9 के बीच में कुछ है और जो मदर का है वो 6-7 के बीच में कुछ है। ठीक इसी तरह क्रोमोजोम नंबर 16 का जो फादर का जो एक स्टैंड है ना, एक स्टैंड फादर का होता है, दूसरा स्टैंड होता है मदर का। तो फादर का जो स्टैंड है वो 5 पे है और जो दूसरा वाला है उसमें नंबर ऑफ रिपीटिशन कितना है, 2 है। अब हम लोग चलते सस्पेक्ट A पे। सस्पेक्ट A का अगर हम लोग देखेंगे तो सस्पेक्ट A का देखें अगर पहला तो ब्लू का देखते हैं। क्रोमोजोम 16 जो है वो ब्लू का है। तो ब्लू में कितना है, पहला तो है 5 और दूसरा है 9-10 के बीच में। तो ये तो यहीं ख़त्म हो गया। ब्लू का जो है जो क्राइम सीन का वो 2 और 5 है VNTR, फादर का 5 है और मदर का 2 है। लेकिन यहाँ पे सस्पेक्ट A का क्या है कि इसका मतलब कि मदर का 5 है जो कि क्राइम सीन का 2 होना चाहिए, ये 5 और 10 है। ये तो यहीं ख़त्म हो गया। चलिए एक रेड का देख लेते, क्रोमोजोम नंबर 7 का है, रेड का क्रोमोजोम नंबर 7 का है। ये कितना है, तो ये जो क्राइम सीन का है उसका है फादर का 11 और मदर का 9 है। अगर हम लोग सस्पेक्ट A की बात करें तो इसका कितना है, 2 है और 4 के आसपास है। तो ये तो नहीं हो सकता है ना, इसका सब कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़र कर रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर हम लोग चले किस पे, हम लोग चले सस्पेक्ट B पे, तो इसका देखिए क्राइम सीन का क्रोमोजोम 7 बोले तो रेड, ये फादर का 11 और मदर का 9, इसका भी वही है, फादर का और लगभग 11 है और मदर का कितना लगभग 9 है। पीला वाला जो है वो क्रोमोजोम नंबर 2 का है और ये कितना है, 9 है फादर का और 7 जो है वो मदर का है। अगर हम लोग चले यहाँ पे तो ये भी लगभग वही है ना, और उसी तरह ब्लू वाला भी होगा। तो यहाँ पे ये क्या है कि ये क्लियर हो गया कि जो सस्पेक्ट है वो कौन है, B है। तो यही कॉम्प्लेक्स दिया है। हम लोग जो ये ध्यान रखना है सिर्फ कि जो हम लोग
पढ़ते हैं वो एक स्टैंड का पढ़ते हैं, और जो एनसीईआरटी में दिया है वो दोनों स्टैंड का दिया है। यूजुअली क्या होता है कि एक स्टैंड हम लोग को पता है कि एक स्टैंड क्या आता है कि फादर से, एक जो भी जाइगोट या बच्चा जो भी बनता है तो एक स्टैंड आता है फादर से, एक आता है मदर से। यहाँ पे दोनों का स्टडी करके अलग अलग एक साथ ही जो उसका जो रिजल्ट है वो एक साथ दे दिया है क्राइम सीन से, है ना, और दोनों का इधर भी दे दिया है। यूजुअली हम लोग एक स्टैंड का पढ़ते हैं, यहाँ दोनों का दे दिया तो हम लोग दोनों का मैच कर लेंगे कि फादर का कितना है, मदर का कितना है, उसको जो है दोनों को मैच कर लेंगे, जो मिल गया वो क्या है कि वही क्रिमिनल है ना। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया।